मतलब लॉजिक लगा करके झूठे विज्ञानों को विज्ञान बता करके रखना सारी बातों को, तो ये फ्लोरिश करेंगे यदि साइंटिफिक टेम्पर नहीं होगा और हम उनके एविडेंसेस को साइंटिफिकली बारीकी से समझेंगे नहीं। इसलिए ज़्यादा जरूरी है साइंटिफिक टेम्पर, मतलब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए साइंटिफिक टेम्पर बहुत जरूरी है। अगर साइंटिफिक टेम्पर नहीं होगा तो मैं अपने बिलीफ सिस्टम से जो चिपका रहूँगा और वो कितना डैमेजिंग होगा ओवरऑल कुल मिला करके। तो साइंटिफिक टेम्पर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मेरे अपने बिलीफ सिस्टम को, जो ओपिनियन फेथ या जो कुछ भी मैंने अपनी कहीं बना लिए हैं, या मेरा अपना जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट बन गया है मेरे दिमाग का, जहाँ जो मेरे समझने का जो तौर तरीका है उसको एग्जामिन करता है। मेरी दादी यूँ कहा करती कि बच्चे तो भगवान के घर से आते हैं, आज उस भगवान के घर में दखल है, बच्चे भगवान के घर से नहीं आते, हमारी मर्जी से आते। और वो मैं ज़्यादा रीइंफोर्स इसी बात पे इसलिए मैं कर रहा हूँ कि 75 साल के बाद मुझे एसेस करना चाहिए कि मेरी आज़ादी की क्या सिचुएशन है। मतलब साइंस का एसेस करने का मतलब क्या है? साइंटिफिक टेम्पर चीज़ों को एसेस करेगा, समझेगा, देखेगा, इवेल्युएट करेगा। तो क्या मैं 75 साल की अपनी आज़ादी को नहीं देखूं कि ये कितनी सही है कितनी गलत है, या जो कुछ लिखा कहा गया था, जो कमिटमेंट हमारे सामने आया था आम आदमी के लिए, वो कितना सही है या गलत है? तो साइंटिफिक टेम्पर यहाँ भी हेल्प करता है कि ये समाज जो ठहरा हुआ है ये बदलना है, और बदलेगा जब बहुत ज़्यादा ताकत लगाई जाएगी, अदरवाइज ये समाज बदलेगा नहीं। और समाज बदलना ही है और बदलता है ही, तो इसके बदलाव के लिए ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इस रूप में अपनी बात शुरू करना चाह रहा हूँ कि ये जो 75 वर्ष के बाद हम साइंटिफिक टेम्पर को अपनी आज़ादी से कैसे जोड़ रहे हैं, यहाँ से शुरू करके मैं थोड़ा सा फिर पीछे में जा रहा हूँ। डी कोसाम्बी को मैं पहले क्योट कर रहा हूँ, आपने शायद नाम सुना होगा। डी कोसाम्बी ने साइंस की परिभाषा एक दूसरे रूप में दी कि कॉग्निशन ऑफ नेसेसिटी, कि किसी समय विशेष के ऊपर जनमानस की ज़रूरतें क्या हैं उनकी सही पहचान करना साइंस है। किसी भी कालखंड में जनमानस की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं उनकी ठीक ठाक पहचान करना साइंस की परिभाषा है। ये परिभाषा उन्होंने दी है, और इसके साथ में उन्होंने जो बात कही वो ये कहा कि फ्रीडम इज द एसेंस ऑफ कॉग्निशन, की पहचान जब ही हो सकती है जब मनुष्य स्वतंत्र दिमाग हो या वैज्ञानिक मानसिकता वाला आदमी ही उस पहचान को सही ढंग से कर सकता है, अदरवाइज वो पहचान सही नहीं हो सकती बिल्कुल भी। तो इस रूप में मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि ये जो स्वतंत्रता और साइंटिफिक टेम्पर किस रूप में आपस में जुड़ते हैं, कि जब तक आदमी स्वतंत्र नहीं है जब तक वो साइंस की बात नहीं करेगा, और जब तक साइंस की समझ नहीं आए तो वो स्वतंत्रता को भी समझ नहीं पाएगा। यहाँ से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। तीसरी बात जो डॉक्टर साहब ने अभी कही कि साइंटिफिक टेम्पर इज द टेम्पर ऑफ ए फ्री मैन, कि एक स्वतंत्र व्यक्ति ही वैज्ञानिक मानसिकता रख सकता है, गुलाम व्यक्ति की कोई वैज्ञानिक मानसिकता नहीं हो सकती बिल्कुल। और ये बात कहाँ से आई, इसके रूट्स कहाँ हैं, मैं थोड़ा सा भी हिस्टोरिकली पीछे जा रहा हूँ और कुछ चीज़ें फिर वो इस रूप में हमारे सामने आ जाएंगी। आपने डार्विन का नाम सुना है? डार्विन बीगल जहाज में 5-6 साल पूरी दुनिया में घूमा, बहुत सारे जीवावशेषों को उन्होंने इकट्ठा किया, और जनरलाइजेशन तो उसने 20 साल बाद की। तब तक तो वो सैंपल कलेक्ट करता रहा, बहुत दिनों तक उसने उसको पब्लिश नहीं करवाया, बड़ा शर्मीला था, देखता रहा। वो अपनी डायरी में नोट्स बनाता रहा। वो एक नोट्स है उसकी डायरी का जो इस चीज़ को क्वालिफाई करेगा, आप देखना। और बाद में उसने जो अपनी डिसेंट ऑफ मैन लिखी 1870 में, उसमें उसने क्योट भी किया है कि वो अपनी बीगल जहाज के यात्रा में घूमते हुए एक बार अमेरिका के एक टापू पे रुक गया। वो 5 साल तक घूमा, 5 साल तक घर नहीं वापस आया,
पूरी दुनिया की समुद्री यात्राएं करता रहा, इन बिटवीन 2 बच्चे भी उसके गुजर गए थे। तो वहाँ जब एक टापू पे वो ठहरा एक रात, तो उस जिस घर में वो रुका उसकी मालकिन गोरी थी और उसने कुछ गुलाम रखे हुए थे जो काले थे, और वो उनको दिन में काम करवाती अपने खेतों में और पूरा डोमेस्टिक, और शाम के समय जिस तरह से पशुओं को हम बाड़े में बांध देते हैं ना, बेल बांध करके, वो उस तरह से उनको बांध देती थी। सुबह खोल के काम करवा लेती थी, शाम को फिर ऐसे कर देती थी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना वाना दे देती थी। जब डार्विन ने इस बात को देखा ना, जब उसको बहुत महसूस हुआ और उसने कहा कि मैं अपनी डायरी में तो लिख लेता हूँ, और ये बात मैं मतलब महसूस इसलिए हुआ डार्विन को कि उसकी जो पूरी जो रिसर्च जा रही थी वो ये जा रही थी कि कॉमन ओरिजिन ऑफ मैन, कि सभी आदमियों का एक समान उद्भव है, आदमी आदमी सब बराबर है। तो ये कैसे कि मतलब ये इसकी मालकिन तो ऐसी और इसके गुलाम ऐसे। तो उसने कहा मतलब ये डार्विन एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है कि 5 साल के अंदर, इससे पहले उसके माँ बाप और वो भी चाहता था कि मैं पादरी बनूं, और वो 4-5 साल के अंदर रिसर्च करते समय उसकी अपनी मानसिकता बदली धीरे धीरे। पहला एग्जाम्पल है कि जो 5-6 साल के अंदर पूरी तरह से बदल गया अपने दिमागी स्तर के ऊपर, और उसने ये क्योट किया कि यदि मेरे बस में होगा तो ऐसी स्थितियां होंगी नहीं। उसने 1858 में अपनी किताब पूरी कर दी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसकी एक प्रति उसने अमेरिका भेज दी, क्योंकि वो अमेरिका में उस टापू में रह के आया था। और ये किताब साइंस की किताब, हम समझते होंगे शायद ये साइंस की किताब है, ये साइंस की किताब नहीं थी, ये एक फिलोसॉफिकल डिबेट की किताब है पूरी तरह से। और अमेरिका के बुद्धिजीवियों ने इसको साइंस की किताब माना भी नहीं। उन्होंने तो इस किताब को देखने के बाद ये माना कि ये तो एक समाज परिवर्तन करने वाली किताब है। और रेंडर फुलर ने एक बुक लिख दी कि वो किताब जिसने अमेरिका का भविष्य बदल दिया। ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ने के बाद लिख दी रेंडर फुलर ने। और 1861 का अमेरिका ध्यान करिए कि जब अब्राहम लिंकन ने काले और गोरों के बीच में युद्ध करवा करके स्लेवरी को ख़त्म करने की कोशिश की, और वो सेकंड टर्म में बन तो गया राष्ट्रपति, लेकिन उसने अपनी खुद की हत्या करवाई इस बिना के ऊपर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइंस की सोशल इम्प्लीकेशंस किस रूप में पॉलिटिकल बनती हैं। कि अमेरिका, हालांकि लिंकन ने ये तो कहा है कि मैं काले और गोरों की जो लड़ाई जो मैंने की है इसके रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन वो रेंडर फुलर ने जो बुक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के को क्योट करते हुए जो किताब लिखी, वो उसका सबसे बड़ा आधार थी। और ये बात डिसेंट ऑफ मैन में बाद में उसने क्योट की डार्विन ने, कि साइंटिफिक टेम्पर एक स्वतंत्र आदमी का ही एसेट्स बनता है, अदरवाइज बनता नहीं। मैं थोड़ा सा इस रूप में भी एक बात क्योट करना चाह रहा था थोड़ा सा। अब 3-4 बातें छोटी छोटी है कि साइंटिफिक टेम्पर की बात क्यों करें हम, और फिर उसके बाद में मैं इसको थोड़ा सा और अनफोल्ड करूंगा। साइंटिफिक टेम्पर की बात क्यों करें, मैं 3-4 बातें कह रहा हूँ, और तीनों चारों बातों को फिर थोड़ा सा आप अपने आप समझ जाओगे कि किस तरह से हम इनको अनफोल्ड करेंगे। पहली बात कि साइंटिफिक टेम्पर हेल्प्स अस इन इवेल्युएटिंग एविडेंसेस। कि कोई भी आदमी बात करता है वो ये कहता है कि ये एविडेंसेस हैं, ये प्रमाण है, बिना तर्क के बिना प्रमाणों को किसी बात को जस्टिफाई करता ही नहीं। वो एविडेंसेस और प्रमाण कितने सही हैं या गलत हैं इस बात पे डिपेंड करता है, नहीं तो वो जस्टिफाई तो साइंस के नाम पे कर देंगे और गलत लॉजिक देके कर देंगे। तो वो जो एविडेंसेस और लॉजिक हैं उनको पहचानना और ये देखना कि ये कितने सही है या नहीं है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और साइंटिफिक टेम्पर यहाँ पे हेल्प करता है। और इसकी जो आजकल जो जितनी भी इम्प्लीकेशंस हैं वो ये कि जितनी भी ज़्यादा स्यूडो साइंसेस आज यहाँ पे फ्लोरिश हो रही है ना पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मतलब विज्ञान के नाम पे झूठे विज्ञान, अविज्ञान के नाम पे, और जस्टिफाई करते हुए लॉजिक के तरीके से,
मतलब लॉजिक लगा करके झूठे विज्ञानों को विज्ञान बता करके रखना सारी बातों को, तो ये फ्लोरिश करेंगे यदि साइंटिफिक टेम्पर नहीं होगा और हम उनके एविडेंसेस को साइंटिफिकली बारीकी से समझेंगे नहीं। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है साइंटिफिक टेम्पर। मतलब साइंटिफिक टेम्पर की ज़रूरत क्यों है, वो इसलिए ज़रूरत है। आज यहाँ मतलब एग्जाम्पल तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारे दिए थे, 2-4 एग्जाम्पल मैं भी दे दूँ। अब वो सरस्वती नदी के ऊपर प्रोजेक्ट बना दिया, 6ठी-7वीं की क्लासेज में आ गया, पढ़ाया भी जाएगा, सारा सब कुछ हो गया। उस एडम ब्रिज को आप राम सेतु के नाम से भी पढ़ाओगे, हिंदुस्तान और लंका के बीच में। एस्ट्रोलॉजी को भी पढ़ाओगे, पैरासाइकोलॉजी को भी पढ़ाओगे, और सबके पीछे साइंटिफिक तर्क सबके पीछे साइंटिफिक। नासा के तर्क दे रहे हैं कि बोला नासा ने प्रूव कर दिया, मतलब जानबूझ करके। अब आप जाओ ना, फिर आप देखो उस नासा को, देख लो पहले तो, कि नासा का नाम ले दो तो आम आदमी की हिम्मत ही नहीं। मान लिया अरे इतनी बड़ी चीज़ कह रही है तो बस। तो जो एविडेंसीज हैं उनको इवेल्युएट करना कि इनके पीछे की जो एविडेंसीज हैं वो कितने सही और कितने गलत हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये साइंटिफिक टेम्पर हेल्प करता है इस बात के लिए। एक बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और यदि ऐसा नहीं होगा तो ये झूठे विज्ञान मतलब हमारे चारों तरफ हैं ही बहुत दुनिया भर के। हमारे में से बहुत सारे आदमी ऐसे हैं कि जो इस चीज़ को का अंतर कर ही नहीं सकते। एस्ट्रोलॉजी को मान लेंगे कि ये बिल्कुल साइंस है, क्योंकि लॉजिक लग गया इसके पीछे, तो मान लो कि साइंस ही होगी, क्योंकि आधी से ज़्यादा साइंसों के पीछे लॉजिक है ना। लॉजी शब्द है, मतलब बायोलॉजी के पीछे लॉजी है, साइकोलॉजी के पीछे लॉजी है, इसलिए साइंस है। तो बोले एस्ट्रोलॉजी को भी साइंस ही मान लो, हाँ, न्यूमरोलॉजी को भी साइंस ही मान लो, पैरासाइकोलॉजी को भी साइंस ही मान लो। तो ये जो है साइंटिफिक टेम्पर यहाँ हेल्प करता है। अगली बात है कि साइंटिफिक टेम्पर कहाँ हेल्प करता है और क्यों ज़रूरी है, वो ये है कि साइंटिफिक टेम्पर हेल्प्स अस इन एग्जामिनिंग ऑफ आवर ओन अजम्पशंस। हमने जो ओपिनियन बना लिया है, हमने जो विचार अपने आप बना लिए हैं, और ये बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं मेरे पूरे जीवन के अंदर। मैं 20 साल पहले ऐसे नहीं सोचता था जैसे आज सोचता हूँ। हो सकता है कि 5 साल 10 साल में और डॉक्टर साहब को सुनूं तो मैं कुछ और बदल जाऊँगा नेचुरली। इन्हीं से सुन के बदले हैं सारे के सारे। तो व्यक्ति अपने ओपिनियन, अपने बिलीफ सिस्टम बनाता है, बदलता भी है, सारी जिंदगी खूब बदलता है और खूब बनाता है। तो साइंटिफिक टेम्पर यहाँ हेल्प करता है इनको एग्जामिन करने के लिए कि ये कितने सही है, कितने गलत हैं। और अब तक मैं जितने जो मैं समझ रहा था जिनको ठीक ठाक हैं, वो उनको कितने बदलने की ज़रूरत है। मतलब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए साइंटिफिक टेम्पर बहुत ज़रूरी है। अगर साइंटिफिक टेम्पर नहीं होगा तो मैं अपने बिलीफ सिस्टम से जो चिपका रहूँगा और वो कितना डैमेजिंग होगा ओवरऑल कुल मिला करके। तो साइंटिफिक टेम्पर एक ऐसी चीज़ है जो मेरे अपने बिलीफ सिस्टम को, जो ओपिनियन, फेथ या जो कुछ भी मैंने अपनी कहीं बना लिए हैं, या मेरा अपना जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट बन गया है मेरे दिमाग का, जहाँ जो मेरे समझने का जो तौर तरीका है, उसको एग्जामिन करता है, खुद को मतलब एसेस करता है, सेल्फ को एसेस करता है कि इन चीज़ों को मुझे छोड़ना चाहिए, ये जायज़ नहीं है और ये थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है। एक साइंटिफिक टेम्पर यहाँ हेल्प करता है। इसके बिना आप और आगे की बात भी नहीं कर सकते। मतलब समाज तो बाद में आएगा, पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, पहले अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एक साइंटिफिक टेम्पर कहाँ हेल्प करता है, वो ये करता है कि इट हेल्प्स अस इन एसेसिंग आवर कंक्लूजन्स। हमने जो जिन निष्कर्षों पे हम पहुँचे हैं ना, उनको एसेस करना होता है मुझे, बिल्कुल। और वो मैं ज़्यादा रीइंफोर्स इसी बात पे इसलिए मैं कर रहा हूँ कि 75 साल के बाद मुझे एसेस करना चाहिए कि मेरी आज़ादी की क्या सिचुएशन है। मतलब साइंस का एसेस करने का मतलब क्या है, साइंटिफिक टेम्पर चीज़ों को एसेस करेगा, समझेगा, देखेगा, इवेल्युएट करेगा। तो क्या मैं 75 साल की अपनी आज़ादी को नहीं देखूं कि ये कितनी सही है, कितनी गलत है, या जो कुछ लिखा कहा गया था और जो कमिटमेंट हमारे सामने आया था आम आदमी के लिए, वो कितना सही है या गलत है। तो साइंटिफिक टेम्पर यहाँ भी हेल्प करता है कि ये जो 75वें साल के अंदर अब जो हम प्रवेश कर रहे हैं, तो मुझे 75 साल के अपने इतिहास को एसेस करना है और एग्जामिन करना है कि कितना सही है, कितना गलत है। जो मेरे सामने वायदे आए थे 47 के समय या इससे पहले के,
वो मुझे देखने समझने चाहिए कुल मिला करके, उनकी इवैल्यूएशन मुझे करनी चाहिए। तो यहाँ साइंटिफिक टेम्पर मेरी हेल्प करता है। तो ये मैंने केवल 2-3 बात छोटी छोटी रखी है कुल मिला करके कि मुझे साइंटिफिक टेम्पर की ज़रूरत क्यों है। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे अनफोल्ड करने की कोशिश करता हूँ कि टेम्पर का मतलब और आगे क्या कुछ है, कि ये टेम्पर कैसे बनेगा और ये क्या है क्या नहीं है। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाएंगे कि वो डॉक्टर साहब कह रहे थे, बोला वो कोई परिभाषा थी मैं भूल गया कहीं लाना, वो परिभाषा मैं ले आया डॉक्टर साहब। वो परिभाषा मैं बाद में बता दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा। हाँ, और वो परिभाषा 81 के अंदर फ्रेम हुई थी, वो नेहरू बॉम्बे साइंस सेंटर ने, जो भी नेहरू साहब का जो विजन था, जो उन्होंने 3-4-5 बातें अपनी पॉलिसी के अराउंड देखी सोची थी और जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखी, उसमें परिभाषा नहीं गढ़ी थी डॉक्टर नेहरू ने, उसने कुछ पॉइंट्स दे दिए थे। परिभाषा तो फिर 81 में गढ़ी गई, उनकी डेथ के बाद ही गढ़ी गई है वो परिभाषा। तो वो परिभाषा भी मैं लास्ट में पढ़ के सुना दूंगा आपको, उसको अनफोल्ड करना हो तो आप कर लेना। लेकिन साइंटिफिक उस परिभाषा के अंदर से एक बात निकल रही है जो मैं आपके सामने क्योट कर रहा हूँ। उस परिभाषा का जो पहला सेंटेंस है वो पर चांस मुझे अब क्योट करना पड़ गया, वो ये कि साइंटिफिक टेम्पर में एक विशेष प्रकार के वर्ल्ड व्यू की ज़रूरत है। मैं इस दुनिया को और समाज को कैसे देखता हूँ, कैसे समझता हूँ और ये मेरे लिए क्या है, ये जो एक दृष्टिकोण है ओवरऑल मेरा, ये पहली रिक्वायरमेंट है साइंटिफिक टेम्पर की। साइंटिफिक टेम्पर एक इस पूरी दुनिया को, समाज को एक विशेष दृष्टिकोण से देखता है, और ये दृष्टिकोण बहुत सारे मौजूद हैं मेरे समाज में। बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं इन चीज़ों को देखने की, समझने की। समाज को बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से समाज की व्याख्याएं करते हैं, अलग अलग मानते हैं इस समाज को। साइंटिफिक टेम्पर एक विशेष एटीट्यूड की डिमांड करता है कि ये आउटलुक होना चाहिए चीज़ों को देखने समझने का। और उस आउटलुक की पहली शर्त क्या है? उस आउटलुक की पहली शर्त ये है कि ये यूनिवर्स, वर्ल्ड या सोसाइटी नोएबल है या नहीं है, ये मेरी समझ का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी, मेरी समझ की पकड़ में है या नहीं है, ये पहली शर्त है। मतलब साइंटिफिक टेम्पर होने के लिए जो वर्ल्ड व्यू चाहिए उसकी पहली शर्त यही है कि ये दुनिया या प्रकृति या समाज इस प्रकृति की एक्सटेंशन है, जो लिविंग नेचर है। हम जब नेचर की बात करते हैं तो आमतौर पे नॉन लिविंग नेचर की बात करते हैं, लेकिन समाज एक लिविंग नेचर है, नेचर की बहुत कॉम्प्लेक्स और एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये मानिए समाज भी नेचर है। तो ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा आदमी के। तो साइंटिफिक टेम्पर का वर्ल्ड व्यू ये कहता है कि ये हमारे संज्ञान का हिस्सा बनेगा और बन रहा है और बनता आ रहा है। और ये हिस्टोरिकली प्रूव हो गया है, पूरी सभ्यता के इतिहास ने इसको सिद्ध किया है। ये हमारे तुम्हारे कहने से नहीं हुआ है कि जो चीज़ें 2-2,500 साल पहले हमें नहीं पता था, 1500 साल पहले नहीं पता था, 500 साल पहले नहीं पता था, 100 साल पहले नहीं पता था, उन चीज़ों के बारे में हमारी जानकारी बढ़ रही है और वो हमारे समझ में आ रहा है। मैं ये तो नहीं कहता कि सारी दुनिया सारी समझ में आ गई है, और सारी तो वैसे भी कभी समझ में नहीं आएगी। ये तो मतलब चलने वाला प्रोसेस है, चलेगा, क्योंकि चीज़ें परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रोज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होकर बदल रही हैं, तो रोज समझ के दायरे की जरूरत पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि ये ठहरी हुई नेचर थोड़ी है कि मैं आज सारा समझ लूँ, ये कह दूँ कि सारी समझ में आ गई, और ये कल को तो और नहीं बन गई है ना, उसके लिए तो और ज़्यादा समझना पड़ेगा ना। लेकिन ये समझ में आती जा रही है, ये जो विश्वास है, ये साइंटिफिक टेम्पर की पहली शर्त है। और इसकी सोशल इम्प्लीकेशन क्या है? इसके सोशल इम्प्लीकेशन इस रूप में है कि जितनी ज़्यादा ये चीज़ें मेरी समझ में आएंगी ना, मेरे संज्ञान में आएंगी, मुझे पता लगेगा, उतना समाज ज़्यादा परिवर्तित होता जाएगा, समाज की ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा होती जाएगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मेरी समझ इस समाज के बारे में और इस समाज का बदलना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी ये समाज उतना ही ज़्यादा स्पीड से बदलेगा।
अगर पिछले 5-6 लाख साल का इतिहास देखें ना आदमी का, तो जो सामाजिक परिवर्तन है ना, आज से 10-1 हज़ार साल पहले जब आदमी ने मान लो खेती करना शुरू किया है, कहीं रहना बहना शुरू किया, या 5-6 हज़ार साल पहले सभ्यताएं बनी, या 2-2.5 हज़ार साल पहले यूनान और इंडिया का जो विमर्श रहा, और 500 साल पहले जो रेनेसां, यानी जैसे जैसे मतलब समझ बढ़ी है ना, त्यों त्यों आप पूरे समाज का इंडेक्स देख लीजिए कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी उतनी ज़्यादा हुई है। पिछले 400-500 साल में अगर ज़्यादा समझ बढ़ी है हमारी पूरी दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पूरी दुनिया के अंदर पिछले 300-400 साल में हुए। तो ये समझ सीधी मतलब सामाजिक परिवर्तनों के सीधे अनुपात में है। तो जितना हमारी समझ बढ़ेगी उतना ही समाज सीधे सीधे ज़्यादा बदलेगा। इसीलिए मतलब ये जो दूसरी जो प्रतिक्रियावादी ताकतें, वो ये नहीं चाहती कि साइंटिफिक टेम्पर हो, क्योंकि वो यथास्थिति में विश्वास करती हैं। वो नहीं चाहती कि समाज बदले और आगे जाए, या मतलब वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहती, वो डरती है इन परिवर्तनों से। इसलिए वो साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना नहीं चाहती कुल मिला करके। तो साइंटिफिक टेम्पर इस बात को इजाज़त देता है कि ये तो अगर ये समझ में आ गया समाज, तो ये बदलेगा, और बदलाव उनको पसंद नहीं कुल मिला करके। तो ये पहला आउटलुक है कि ये आउटलुक केवल साइंटिफिक आउटलुक है। अदरवाइज दूसरा आउटलुक भी मेरे यहाँ स्टैंड करता है। आउटलुक तो दुनिया भर के हैं। दूसरा ये भी है कि इस दुनिया को कौन समझ पाया है, बोला गुहें हो लिए, बोला लाखों करोड़ों हो लिए, बड़े बड़े हो लिए, बोला आज तक किसी ने को बेरा पाटा ने। ये लगातार बेरा पाटना लाग रहा है, धीरे धीरे ये बेरा पाटना लाग रहा है। यह समस्या है उनकी कुल मिला करके, और कोई समस्या नहीं कि ये समझ में आने लग रहा है। इसलिए वो इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि बोला 1000 आदमी हो लिए तेरे जैसे, और बोला और दुनिया भर के धुरंधर फिलोसोफर पता नहीं कितने हो गए, किसने बेरा पाटा आज तक, कोई नहीं समझ पाया। ये लेकिन ये समझ में आया है, और समझ में आया और ये बदलाव हुए हैं। और ये बदलाव तो आपने अपनी ज़िंदगी में भी देख लिए होंगे। जो 60-70 साल के आदमी है कि 30 साल पहले, 40 साल पहले, कि 50 साल पहले क्या था। मेरी दादी यूँ कहा करती कि बच्चे तो भगवान के घर से आते हैं, आज उस भगवान के घर में दखल है, बच्चे भगवान के घर से नहीं आते, हमारी मर्जी से आते। ये 50 साल में बदल गया ये आउटलुक, और ये भौतिक परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया बदलने के लिए कि अब वो ईश्वर के घर से नहीं आएंगे बच्चे। ये सीधा सीधा मतलब हमारे जीवन में हजारों चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में डेली बदली है कुल मिला करके। दूसरा आउटलुक कि ये दुनिया या समाज ये रियल है या इल्यूजन है। ये हम तुम पूरा दुनिया समाज प्रकृति ये ठोस हकीकत है, ये कोई मायावी चीज़ नहीं है। ये आउटलुक दूसरा साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए महत्वपूर्ण वर्ल्ड व्यू का डायमेंशन है कि ये ठोस चीज़ है, यही हकीकत है, यही असलियत है जो कुछ भी हमारे सामने है। इसके अलावा कहीं और हकीकत नहीं है, कहीं और नई दुनिया में जाके हकीकतों को देखना। और दूसरा आउटलुक ये भी कहता है कि इसको तो छोड़ो, वो ठीक कर लो, या तुम और कि में गड़बड़ हुई होगी कभी पहला जिसकी वजह से ये स्थिति है। एक आउटलुक वो भी है। तो ये जो दूसरा आउटलुक है कि ये यही दुनिया, यही समाज हमारे लिए ठोस हकीकत है, रियल है और कंक्रीट है। हमें इससे पहले वाले से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इससे आगे आने वालों के लिए हम सिक्योर करने की कोशिश तो करें, थोड़ा बहुत इतना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन वो किसी और प्रैक्टिस से सिक्योर हो जाएगा ऐसा नहीं, वो हमारे एफर्ट्स से होगा बिल्कुल। तो ये एक और मतलब साइंटिफिक टेम्पर का वर्ल्ड व्यू का डायमेंशन है कि यही दुनिया ठोस और हकीकत है, ये मायावी नहीं है। अगर ये मायावी है तो फिर वो उसके लिए कहते हैं कि फिर तो हमारा रोल क्या, हम तो कठपुतली हो गए, हम तो आपसे कुछ। तो एक साइंटिफिक टेम्पर के अंदर जो वर्ल्ड व्यू जिसकी डिमांड है उसका दूसरा तरीका ये है। दूसरा, तीसरा और बस ये लास्ट है मतलब वर्ल्ड व्यू के अंदर तीसरा, वो ये कि हमारे एफर्ट्स से परिवर्तन संभव है। एक ये कि ह्यूमन इंटरवेंशन से ही हम इस समाज को एक दिशा दे सकते हैं।
ये मान करके कि तुम नहीं करोगे, पता नहीं कोई और करेगा, या तो ऊपर से तय होके आता है सब कुछ, तो नियति है वो, नियति व्यति नहीं है कुछ भी, नियति हमारे एफर्ट्स हैं कुल मिलाकर के। ये तीसरा मतलब वर्ल्ड व्यू का डायमेंशन है कि ह्यूमन इंटरवेंशन और ह्यूमन एफर्ट से ही हम इस पूरी मतलब समाज में, दुनिया में कोई परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकते हैं। और ये हमारे प्रयत्नों से ही होगा, किसी और के अनसीन फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस अनसीन वो नहीं है कि जो ये समाज में कुछ परिवर्तन कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये एक वो जो डेफिनेशन जो घड़ी गई है 81 में, उसका पहला वाक्य यही है कि इट डिमांड्स ए पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑफ माइंड। और वो पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑफ माइंड है ना, जो उस परिभाषा की जो पहली लाइन है, उसमें इस वर्ल्ड व्यू की बात है। तो एक बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। अगली बात, फिर साइंटिफिक टेम्पर करता क्या है थोड़ा सा, और ये कैसे काम करता है कुल मिला के, और इसने अब तक थोड़ा सा क्या क्या किया है, वो थोड़ा सा भी हिस्टोरिकली आप देख लें एक बार थोड़ा सा। ये साइंस किस तरह से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करती है, इसके मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगा। 2, 3, 4 जितना समय होगा आप बता देना, मैं उतने रख दूँगा। हाँ, जितना कहोगे उतने रख दूँगा। एक जिक्र तो जैसे मतलब वो न्यूटन का किया गया, मैं भी न्यूटन को थोड़ा सा क्योट करना चाह रहा हूँ। न्यूटन का जो पहला नियम, जिसको हम सारे जानते हैं, हम 8वीं 10वीं में पढ़ लेते होंगे, इनर्शिया जिसको कहते हैं, दरअसल वो तो ये कहता है ना कि जब तक किसी चीज़ को थोड़ा सा जोर नहीं लगाओगे तो सरकेगी नहीं, हिलेगी नहीं, डुलेगी नहीं। मतलब पहला नियम यही है ना कि किसी चीज़ पे थोड़ा सा जोर लगाओगे तो सरकेगी नहीं, तो वो अपनी स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करेगी। इसको इनर्शिया या जड़त्व कहते हैं। ये आप प्रिंसिपिया पढ़ोगे ना न्यूटन का, जब समझ में आएगी, हमारे क्लासरूम में चाहे कितने साइंस मास्टर पढ़ा लो, या न्यू समझ में आओगी या दूसरी तरीके से समझ में नहीं आ सकती। जबकि इसके अर्थ ये ऐसे हैं ही नहीं। इसके अर्थ ये हैं कि ये समाज जो ठहरा हुआ है ये बदलना है, और बदलेगा जब जब बहुत ज़्यादा ताकत लगाई जाएगी, अदरवाइज ये समाज बदलेगा नहीं। और समाज बदलना ही यार, बदलता है ही, तो इसके बदलाव के लिए ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। ये सोशल इनर्शिया उस समय प्रिवेल कर रहा था इंग्लैंड के अंदर, और ये जॉन लॉक के दिमाग में आ गई थी बात, जो इसे 8-10 साल बड़ा था, इनकी दोस्ती थी। और फिर न्यूटन ने इसको साइंटिफिक टर्म में कर दिया कुल मिला करके। और फिर उन्होंने जो इसने मतलब जॉन लॉक ने तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दे दी राजाओं के लिए, इसके लिए ये सामंतशाही के लिए। तो उसने कहा कि जब ये कह रहे हो कि भाई नेचर की फोर्सेस हैं और मैं एक फोर्सेस को केवल ग्रेविटेशन को जान पाया, और आगे और भी बहुत सारी ताकतें होंगी जो मुझे नहीं पता, क्योंकि 3-4 ताकतें तो बाद में आई ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और न्यूक्लियर फोर्सेस तो बाद में डिवाइस हुए। न्यूटन के टाइम पे तो केवल एक ग्रेविटेशन की ताकत आई। तो उसने न्यूटन ने तो यही कह दिया था कि भाई ये जो पूरा ये यूनिवर्स है ना, ये लॉ गवर्नड है, मन तो एक नियम का बेरा पाटा है इतना ही बस। यानी पूरा यूनिवर्स नियमों से संचालित है, इसको गवर्न करने के लिए नियम है, प्रकृति के हैं, और वो हमारी समझ में आएंगी। मन तो एक का बेरा पाट गया, आगे तुम जानो। तो फिर जॉन लॉक ने कहा कि जब प्रकृति नियमों से संचालित है तो समाज भी नियमों से संचालित होगा। राजा ईश्वर का अवतार, और बरी कैसे, नियमों से ऊपर कैसे? मतलब राजा और सामंत भी तो नियमों से संचालित होगा। और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दे दी उसने, और वो सामंतशाही की ट्रांसफॉर्मेशन डेमोक्रेसी में शुरू हो गई। ये न्यूटन के बाद ही हुआ है। न्यूटन खुद 2 टर्म ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एमपी जब रहा, उसने ह्यूमन राइट्स के लिए स्ट्रगल किए हैं। तो बिना प्रिंसिपिया पढ़े तो हमने पता नहीं लगना है बिल्कुल सारा का सारा। और प्रिंसिपिया यहाँ को हिंदुस्तान में को पढ़ावा नहीं, इन कहते खुद नहीं पढ़ाऊँ क्यों करके। तो फिर इस रूप में तो न्यूटन पढ़ाऊँ को नहीं, न्यूटन तो और इतना पढ़ाया जाएगा, न्यूटन तो फिर न्यूटन ऐसे तो पढ़ाया नहीं जाएगा। और फिर इस चीज़ को क्योट किया, जो 76 की डिक्लेरेशन लिखी जेफरसन ने, वो जेफरसन की डिक्लेरेशन भी पढ़ के देख लो, अमेरिका का संविधान जो लिखा, उस संविधान में एक पैराग्राफ एज सच जो अगर मैं क्योट कर दूं, यूं का यूं लिखा है कि बेशक बहुत सारी ताकतों की वजह से हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन यदि न्यूटन ने हुए होते तो हम डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं कर सकते थे।
यानी एक्सक्लूसिव दुनिया का पहला संविधान ही जो लिखा गया 76 के अंदर, पहला ही संविधान डेमोक्रेसी का जो लिखा गया, उसी में न्यूटन को क्योट किया है, सबसे बड़े शब्दों में क्योट किया है कि सामंतशाही से डेमोक्रेसी की परिकल्पना न्यूटन के बगैर की नहीं जा सकती थी। यानी इतना बड़ा सोशल चेंज साइंस की ड्यू टू आया है। ये एक उदाहरण मैं आपको ये देना चाह रहा था। उसके बाद में दूसरा उदाहरण तो बिल्कुल स्पष्ट है, सीधा सीधा हमारे सबके समझ में आता है, लेकिन उस तरह से पता नहीं हमने क्यों समझने की कोशिश क्यों नहीं की। अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन न हुआ होता यूरोप के अंदर, फैक्ट्रियां न बनी होती, कारखाने न बने होते, तो क्या मजदूर वर्ग का जन्म होना था? मजदूर वर्ग का जन्म कब हुआ धरती के ऊपर? मजदूर वर्ग का जन्म धरती के ऊपर जब हुआ, जब कारखाने बने और मशीनरियां बनी दुनिया भर के, और फिर सरमाएदार भी बने, मालिक भी बने। जब मालिक भी बन गए और मजदूर भी बन गए और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, और जब मजदूर भी बन गए वो भी बन गए, तो कैपिटलिज्म का जन्म हो गया। तो डेमोक्रेसी से कैपिटलिज्म की तरफ जो बदलाव आया है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के जरिए आया। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए जिम्मेवार साइंस है या कुछ और चीज़ है? केवल और केवल साइंस जिम्मेवार है। केवल साइंस की वजह से ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है। नई नई मशीनें बनी हैं, नए नए कारखाने आए, नए नए आविष्कार हुए, दुनिया भर के आविष्कार हुए 17वीं 18वीं सदी के अंदर अंदर सारे के सारे। और उन्हीं की वजह से फिर मतलब ये मालिक और मजदूर बने। जब मालिक और मजदूर बन गए तो फिर मतलब कैपिटलिज्म डेवलप होना शुरू हो गया। कितना बड़ा बदलाव, सामाजिक बदलाव कितना बड़ा, केवल साइंस जिम्मेवार है। और ताकतें भी जिम्मेवार होंगी बिल्कुल निश्चित रूप से, थोड़ी बहुत। वॉल्टेयर वगैरह भी जिम्मेवार थे, कोई बात नहीं। लाप्ले भी जिम्मेवार थे, बहुत सारे आदमी जिम्मेवार थे। इन सब की घटनाएं, लाप्ले का तो अगर इस नेपोलियन के सामने जो डायलॉग आप पढ़ के देख लोगे ना, तो घबराया नहीं, जिसके सामने हिम्मत नहीं कर सकता बड़े से बड़े तानाशाह के सामने कुछ कहने की, और वो लाप्ले बड़ी मतलब बहादुरी से कह गया, ज़बरदस्त, और किसी की परवाह नहीं की। मतलब पढ़ने लायक डायलॉग इन डिबेट से वो। एक उदाहरण मैं आपको और दे दूं कि किस तरह से मतलब साइंटिफिक टेम्पर सामाजिक बदलाव में हेल्प करता है। वो अगेन मैं डार्विन को क्योट कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं आइंस्टीन को भी क्योट करूँगा। 1875 की एक कॉन्फ्रेंस है, 1875 म्यूनिख के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई है, साइंस की कॉन्फ्रेंस हुई है जर्मनी के शहर म्यूनिख में। आर विर्चोफ ने उसको प्रेजाइड ओवर किया, जो उस समय का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, और वो भी जीव विज्ञान का वैज्ञानिक है। और उसमें डार्विन के ऊपर पर्चा पढ़ा गया। उस समय तक तो डार्विन, आमतौर पे डार्विन अपनी बहसों में कभी नहीं गया, हक्सले ही गया था इसकी डिबेट के अंदर। तो विल्बर फोर्स के साथ भी जो उसकी बहस हुई, तो डार्विन तो शर्मीला आदमी था, उसने कहा मेरे बस का नहीं, ये उल्टा सीधा बोलेंगे या और कुछ करेंगे, मेरे से सहन नहीं होगा, आप चले जाओ। तो हक्सले ही उसकी डिबेट किया करता सबसे ज़्यादा। उस कॉन्फ्रेंस में ये कह करके विर्चोफ ने, जो जीव विज्ञानी उस समय का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, उसने कहा कि हमें डार्विन को नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों? कि डार्विन की खोज सोशलिज्म को जन्म देने वाली खोज है। ये डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर के लास्ट पेजेस के अंदर क्योट है, आप उसको पढ़ लें। मैं वो क्योट नंबर और पेज नंबर भी आपको बता दूंगा। जो डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर जो लिखी नांगेल्स ने, उसके अंदर नोट्स में ये लिखा हुआ है कि विर्चोफ ने ये कह करके मतलब डार्विन को पेपर नहीं पढ़ने दिया कि अगर इसका पेपर पढ़ा गया तो ये तो सोशलिज्म की तरफ ले जाने वाली खोज है, इसलिए डार्विन को हमें नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल ये कह करके। और आपको हैरानी होगी कि 1960, 61, 62 इन 3 सालों के अंदर डार्विन के ऊपर मार्क्स और एंगेल्स ने सबसे ज़्यादा डिस्कोर्स किया है, और किसी ने किया ही नहीं है। लगातार इसको समझने के लिए कोशिश की है। और मार्क्स ने अपनी दास कैपिटल की पहली प्रति डार्विन को भेंट की थी। उन्होंने कहा कि और किसी को तो मैं दे दूंगा, लेकिन पहली प्रति मैं डार्विन को दूंगा। मतलब किस तरह से मतलब वो इससे प्रभावित हुए, मतलब पॉलिटिकल चेंज साइंस की खोजें कैसे करती हैं कुल मिलाकर के, ये डिस्कोर्स कैसे पता लगेगा? ये बगैर साइंटिफिक टेम्पर के समझ में नहीं आना। साइंस कितना ही पढ़ लो, उन साइंस पढ़ा थे कि मैं कौन ही हो, वह साइंस भी तो और तरह पढ़ा, वह साइंस थोड़ी पढ़ाई जाएगी, वो तो फैक्ट्स बताने हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स से साइंस नहीं है। साइंस के अंदर तो ये स्पिरिट है कुल मिलाकर के, ये एंगल्स हैं सारे के सारे, दृष्टिकोण है इसके अंदर। तो ये एंगल्स और दृष्टिकोण कैसे समझ में आएंगे, ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत है।
और इसीलिए मतलब नाम रखा गया था साइंटिफिक सोशलिज्म। नहीं तो साइंटिफिक सोशलिज्म नाम रखने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रेडिट दी थी एंगेल्स ने और मार्क्स ने डार्विन को। 3 साल तक इनका पत्राचार देख लो और किसी पे चर्चा ही नहीं इन दोनों के बीच में। मार्क्स थोड़ा सा बायोलॉजी को कम समझता था, एंगेल्स ज़्यादा समझता था। मार्क्स तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, वो बायोलॉजी का और जीव विज्ञान का स्टूडेंट था एंगेल्स। तो एंगेल्स समझाया करता, उसने कहा मैं समझाऊंगा तुम्हें। उसने तो मतलब महीने 2 महीने में समझ लिया था, उसने 2 साल लगाए समझने के लिए कुल मिलाकर के। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दीजिए छोटा सा बस, फिर उसके बाद में कुछ 1-2 बातें और, फिर बाद में जो कहोगे वो देख लेंगे। एक एग्जाम्पल ये सीधा आइंस्टीन का ही है। जब मार्क्सिस्ट रिव्यू के अंदर आर्टिकल लिखने की बात आई, मार्क्सिस्ट रिव्यू के पहले अंक का पहला लीड आर्टिकल, आप उम्मीद करो कि कौन लिखेगा? आइंस्टीन ने लिखा, वाई सोशलिज्म, कि समाज में दुनिया में सोशलिज्म की ज़रूरत क्यों है। अब देखिए, यानी एक वैज्ञानिक, और वो अपने उस आर्टिकल के पहले पैराग्राफ में ये लिखा है कि आप मुझसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं साइंटिस्ट और इकोनॉमिक्स के विषय पे लिखूंगा। मतलब आइंस्टीन ने पहला ही वाक्य ये लिखा है कि मतलब एक साइंटिस्ट से ये उम्मीद करना कि मैं एक इकोनॉमिक आर्टिकल लिखूं, और वो पहला आर्टिकल मार्क्सिस्ट रिव्यू का बनता है और उसके ऊपर एक वो छोटी सी बुकलेट भी आ गई है, पढ़ लेना चाहिए। वो कितना बढ़िया आर्टिकल है। पहले 3 पैराग्राफ तो उसके हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के ऊपर ही है कि सोशलिज्म क्यों चाहिए। किस नाम से है वो? वाई सोशलिज्म, किताब का नाम है वाई सोशलिज्म। ये जो कथन निकालते थे ना अपने, ये उनकी बेटी ने उसकी बुकलेट निकाली है। हाँ, मेरे पास अंग्रेजी हिंदी दोनों में, मैं वैसे दे दूँ आपको। 5-5, 6-6 प्रतियाँ पड़ी है मेरे पास। हाँ, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। तो एक बात मैं यही करना चाह रहा था। अब लास्ट में एक छोटी सी बात, और फिर 2-3 चीज़ें और कुछ थोड़ी सी वो ये कि जो लास्ट में मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि साइंटिफिक टेम्पर में सबसे ज़्यादा कोर चीज़ है ना, वो है क्रिटिकली चीज़ों को देखना और समझना, क्रिटिकली। और वो ये जो क्रिटिकली शब्द है ना, ये भी क्रिटिकल ही है। ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल यही शब्द है कुल मिला करके। मतलब हर एक आदमी अपनी सोच को क्रिटिकल कह देता है। और यह जो क्रिटिकल सोच का जो कोर जो चीज़ है वो ये है कि मैं अपनी बात को जितना सही है उतना ही सही मान लूँ, जितना गलत है गलत मान लूँ। मैं अपनी बात को कहूँ या सही है, इसे मैं चिपका नहीं रहूँ, अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहूँ बिल्कुल भी। तो एक इसके अंदर ये है। और वैल्यू डायमेंशन के स्तर के ऊपर ये है कि आधी सच्चाई उतनी ही गलत और भ्रामक हो सकती है जितना पूर्ण असत्य है। अगर मैं आधी सच्चाई को ये मान लूँ कि ये पूरी सच्चाई एरिया है, ठीक ठाक है, इतनी सही है, वह उससे भी ज़्यादा खतरनाक है जितना कि पूर्ण सत्य है। इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना और महसूस करना, देख लेना, ये क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह में बातें आती हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग में एक बात ये भी आती है कि अगर दुश्मन भी कोई ठीक चीज़ कह रहा है ना, तो उसमें मैं कह दूँगा ठीक से है, चाहे बेशक मेरे लिए आदमी मेरा विरोध करो और मेरे थप्पड़ मारो। अरे यो हिम्मत करना बड़ा मुश्किल काम है कि केवल विरोधियों को बुराई कहना, अगर उसका विचार ज़्यादा बढ़िया है मेरे से तो उसको एक्सेप्ट कर लूँ और मान लूँ ये सही है। बेशक मेरे आदमी मुझे ये कहे कि भाई तो बोला ये गलत आदमी होया, बोला तैन तो धोखा कर दिया अपना के साथ ना। ये क्रिटिकल थिंकिंग की बात है कि ये खतरा भी मैं उठाने के लिए हमेशा तैयार हूँ, ये बात है। और लास्ट वाक्य में यही कह दूँ कि ये जो साइंटिफिक टेम्पर वगैरह की जितनी भी बातें हैं ना, सारी कुछ भी क्यों ना हो, वो J.D. वर्नल जो डॉक्टर साहब ने क्योट किया, उसने ये कहा था कि साइंस यदि कहीं फेल होती है या रुकती है तो इस वजह से नहीं कि साइंस की जीनियस ख़त्म हो गई है। नो, साइंस अपनी जीनियस की वजह से कभी नहीं रुकने वाली, ख़त्म होने वाली है। अगर ये कहीं रुकती है, ख़त्म होती है, तो केवल इसीलिए और इसीलिए ख़त्म होगी कि इसको ले जाने के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कमज़ोर पड़ गई। इसलिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करें, नहीं अदरवाइज ये रह जाएगा और इंडिविजुअल इतना ज़्यादा काम कर नहीं पाएंगे। तो धन्यवाद।